ज्ञान और कौशल में महारत हासिल करें। लगातार सीखते रहें और नए कौशल विकसित करें। अपनी विशेषज्ञता को इतना बढ़ाएं कि लोग आपकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए तरसें। ये बिंदु इस गहरे सत्य पर प्रकाश डालता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा ज्ञान और हमारी क्षमताएं हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, स्थिर रहना पीछे हटने जैसा है। जो व्यक्ति लगातार सीखता है, अपने कौशल को निखारता है और नई विशेषज्ञता हासिल करता है, वो न केवल अपनी व्यक्तिगत वृद्धि सुनिश्चित करता है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक अमूल्य संसाधन बन जाता है। जब आप अपने क्षेत्र में इतने पारंगत हो जाते हैं कि आपकी अंतर्दृष्टि अद्वितीय हो जाती है और आपकी क्षमताएं असाधारण हो जाती हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वे आपकी सलाह के लिए तरसते हैं, आपके मार्गदर्शन की तलाश करते हैं और आपकी उपस्थिति को एक वरदान मानते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी पाने या पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में है जिसका वास्तविक मूल्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान और कौशल से दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव में, जहां हवा में सूत और रंग की सुगंध घुली रहती थी, लीला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। ये गांव अपनी सदियों पुरानी बुनाई की परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। हर घर में एक करघा होता था और बच्चे छोटी उम्र से ही धागों को बुनना सीखते थे। लीला भी एक बुनकर की बेटी थी और उसे भी बचपन से ही करघे के सामने बैठना सिखाया गया था। लेकिन लीला की बुनाई साधारण थी। उसके बनाए हुए कपड़े अक्सर टेढ़े मेढ़े होते, रंगों का मेल बेतरतीब होता और धागे ढीले पड़ जाते। गांव के अन्य बच्चे, जो उससे कहीं अधिक कुशल थे, अक्सर उसका मजाक उड़ाते। उसकी मां, एक निपुण बुनकर, धैर्यपूर्वक उसे सिखाती, लेकिन लीला को लगता था कि बुनाई की कला उसके लिए नहीं बनी है। वो अक्सर निराश हो जाती और सोचती कि क्या वो कभी भी एक अच्छी बुनकर बन पाएगी। एक शाम गांव के चौक में एक कहानीकार आया। उसने दूर देशों के महान बुनकरों की कहानियां सुनाई, जिनके बनाए हुए कपड़े इतने अद्भुत थे कि वे सूरज की रोशनी में चमकते थे और उनके पैटर्न इतने जटिल थे कि वे किसी सपने से कम नहीं लगते थे। उसने बताया कि कैसे इन बुनकरों के काम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और कैसे उनके कपड़ों को शाही महलों में सजाया जाता था। कहानीकार ने कहा, उनकी बुनाई सिर्फ धागों का जोड़ नहीं थी, वो ज्ञान, धैर्य और कला का संगम थी। वे अपने करघे पर सिर्फ कपड़ा नहीं बुनते थे, वे जादू बुनते थे। लीला ने यह कहानी मंत्रमुग्ध होकर सुनी। उसके मन में एक चिंगारी जगी। वो सिर्फ एक बुनकर नहीं बनना चाहती थी, वो एक ऐसी बुनकर बनना चाहती थी जो जादू बुन सके। वो उन महान बुनकरों की तरह अपने काम में महारत हासिल करना चाहती थी, जिनके लिए लोग तरसते थे। अगले दिन से लीला की दुनिया बदल गई। उसने अपनी मां से हर छोटी बड़ी बात पूछना शुरू कर दिया। उसने धागों के प्रकार, उनकी मजबूती और उनके रंगने के तरीकों के बारे में सीखा। उसने गांव के सबसे पुराने बुनकर, बूढ़े दादाजी के पास जाना शुरू किया, जो अपनी उंगलियों में सदियों का ज्ञान समेटे हुए थे। दादाजी ने उसे सिखाया कि करघे पर धागों का तनाव कैसे बनाए रखा जाए, कैसे एक भी धागे को टूटने से बचाया जाए और कैसे पैटर्न में एकरूपता लाई जाए। लीला हर दिन घंटों उनके साथ बैठती, उनकी हर हरकत को ध्यान से देखती और उनके हर शब्द को अपने मन में बिठा लेती। लेकिन लीला सिर्फ गांव के ज्ञान तक सीमित नहीं रही। उसने सुना था कि पड़ोसी गांव में एक विशेष प्रकार के रेशम के धागे बनाए जाते हैं, जो असाधारण चमक वाले होते हैं। उसने पैदल ही उस गांव की यात्रा की, वहां के बुनकरों से मिली और उनसे रेशम के धागों को संभालने की बारीकियों को सीखा। उसने ये भी सीखा कि प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है, फूलों से, पत्तियों से और यहां तक कि मिट्टी से भी। उसने रंगों के रसायन विज्ञान को समझा कि कौन सा रंग किस धागे पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा और कैसे रंगों को स्थायी बनाया जाए ताकि वे समय के साथ फीके न पड़े।
लीला ने अपनी बुनाई में प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने पारंपरिक पैटर्न को नए रंगों और धागों के साथ मिलाकर देखा। उसने नए डिजाइन बनाए जो गांव में पहले कभी नहीं देखे गए थे। कई बार उसके प्रयोग विफल रहे। धागे टूट जाते, रंग फैल जाते और पैटर्न बिगड़ जाते। गांव के लोग उसे पागल कहते। लीला, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? बुनाई तो बस बुनाई है। लेकिन लीला दृढ़ थी। वो जानती थी कि हर विफलता उसे कुछ नया सिखा रही है। वो हर गलती से सीखती, उसे सुधारती और फिर से प्रयास करती। उसने सिर्फ बुनाई की तकनीक ही नहीं सीखी, बल्कि उसने कला के सिद्धांतों को भी समझा। उसने संतुलन, समरूपता और दृश्य प्रवाह के बारे में पढ़ा। उसने सीखा कि कैसे एक पैटर्न आंख को आकर्षित करता है और कैसे एक रंग दूसरे को निखारता है। उसने अपनी बुनाई में एक कहानी कहना शुरू किया। हर धागे में एक भावना, हर पैटर्न में एक विचार। कुछ सालों में लीला की बुनाई गांव में चर्चा का विषय बन गई। उसके कपड़े अब सिर्फ पहनने के लिए नहीं थे, वे कला के नमूने थे। उसके बनाए हुए शॉल इतने मुलायम थे कि वे हवा में तैरते हुए लगते थे, और उनके रंग इतने जीवंत थे कि वे किसी इंद्रधनुष से कम नहीं थे। उसके जटिल पैटर्न, जो उसने अपने अनवरत अभ्यास और प्रयोग से विकसित किए थे, अद्वितीय थे। धीरे धीरे दूर दूर से व्यापारी उसके काम को देखने आने लगे। वे उसके कपड़ों के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार थे और अक्सर महीनों पहले ही ऑर्डर दे देते थे। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे गर्व से देखते थे। उसकी मां की आंखें खुशी से भर आती थी। लेकिन लीला की विशेषज्ञता सिर्फ उसके कपड़ों तक ही सीमित नहीं रही। गांव के अन्य बुनकर, यहां तक कि वे भी जो उससे उम्र में बड़े और अनुभव में कहीं अधिक थे, अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। वे उससे पूछते थे कि वो अपने रंगों को इतना जीवंत कैसे बनाती है, उसके धागे इतने मजबूत कैसे रहते हैं और उसके पैटर्न इतने जटिल और त्रुटिहीन कैसे होते हैं। युवा बुनकर उसके करघे के पास घंटों बैठते, उसकी हर हरकत को ध्यान से देखते और उसके ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करते। लीला ने कभी भी अपना ज्ञान छिपाया नहीं। उसने विनम्रतापूर्वक अपने अनुभव साझा किए, कार्यशालाएं आयोजित की और दूसरों को भी सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें सिखाया कि बुनाई सिर्फ हाथ का काम नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा का भी काम है। उसने उन्हें बताया कि असली महारत तब आती है जब आप अपने काम से प्यार करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लीला अब सिर्फ एक बुनकर नहीं थी, वो बुनाई की कला की एक जीवित किंवदंती थी। लोग उसकी सलाह के लिए तरसते थे, उसकी कार्यशालाओं में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते थे और उसके बनाए हुए कपड़ों को पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उसकी उपस्थिति ही ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। जब भी कोई नई बुनाई तकनीक या डिजाइन की बात होती, तो सबसे पहले लीला का नाम लिया जाता। उसका नाम गांव की सीमाओं से परे फैल गया था और वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक बन गई थी जिसने अपने ज्ञान और कौशल से खुद को इतना मूल्यवान बना लिया था कि लोग उसकी विशेषज्ञता के लिए तरसते थे। लीला की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और कौशल में महारत हासिल करना एक सतत यात्रा है। ये सिर्फ एक बार सीखने और फिर रुक जाने के बारे में नहीं है। ये निरंतर जिज्ञासा, अथक प्रयास, प्रयोग की भावना और हर विफलता से सीखने की इच्छा के बारे में है। लीला ने दिखाया कि चाहे आप कितनी भी साधारण शुरुआत क्यों न करें, यदि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई से उतरने, हर बारीकी को समझने और अपनी क्षमताओं को लगातार निखारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप एक ऐसे स्तर की विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं जहां आप अपरिहार्य बन जाते हैं। आज की दुनिया में जहां बदलाव ही एकमात्र स्थिर है, लीला का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सीखने और अनुकूलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो कोई तकनीकी कौशल हो, कोई रचनात्मक कला हो या कोई पेशेवर विशेषज्ञता हो, अपने ज्ञान के आधार को लगातार मजबूत करना और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल अपने लिए नए अवसर पैदा करते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा और एक मूल्यवान संसाधन बन जाते हैं। आपकी विशेषज्ञता ही आपको वो व्यक्ति बनाएगी जिसके लिए लोग तरसेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आपके पास वो ज्ञान और कौशल है जो उन्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन आपको अधिक ऊर्जावान और केंद्रित रहने में मदद करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर पाएंगे। ये बिंदु इस मूलभूत सत्य पर जोर देता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा अपना स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक दोनों। अक्सर हम अपने लक्ष्यों, करियर या अन्य जिम्मेदारियों के पीछे भागते हुए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाद में आराम कर लेंगे, बाद में व्यायाम करेंगे या बाद में अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। लेकिन ये एक खतरनाक भूल है। एक थका हुआ शरीर और एक अशांत मन कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। ये आपको ऊर्जाहीन, विचलित और अक्षम बना देता है। इसके विपरीत, जब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, सही भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम के माध्यम से, और अपने मानसिक स्वास्थ्य को पोषण देते हैं, तनाव प्रबंधन, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से, तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो अजेय है। आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अटूट ऊर्जा होती है, चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक स्पष्टता होती है और जीवन के उतार चढ़ावों को संभालने के लिए भावनात्मक लचीलापन होता है। जब आप इस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता, आपकी रचनात्मकता और आपकी समग्र उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि लोग आपकी ऊर्जा, आपके धैर्य और आपकी सफलता के रहस्य के लिए तरसने लगते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास भी आपकी जैसी स्थिरता और शक्ति हो। एक बड़े शहर में जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान छूती थी और जीवन की गति कभी धीमी नहीं होती थी, अर्जुन नाम का एक युवा और महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता था। अर्जुन अपने क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो जटिल कोड को आसानी से लिख सकता था और असंभव लगने वाली समस्याओं को हल कर सकता था। उसकी कंपनी में उसकी बहुत मांग थी और उसे अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर लगाया जाता था। अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, सफल होना। उसके लिए सफलता का मतलब था लगातार काम करना, देर रात तक जागना और हर परियोजना को समय सीमा से पहले पूरा करना। उसने अपने शरीर और मन को एक मशीन की तरह मानना शुरू कर दिया, जिसे केवल काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। वो अक्सर सुबह 6 बजे उठता, तुरंत अपने लैपटॉप पर बैठ जाता और रात 11 या 12 बजे तक काम करता रहता। उसका भोजन अक्सर डेस्क पर ही होता था, एक त्वरित सैंडविच या एक कप इंस्टेंट नूडल्स। व्यायाम उसके लिए एक दूर का सपना था और नींद एक विलासिता जिसे वो वहन नहीं कर सकता था। शुरुआत में उसकी ये कार्यशैली रंग लाई। उसने कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया, उसे पदोन्नति मिली और उसके सहकर्मी उसकी अथक ऊर्जा की प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। अर्जुन की आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते गए। उसका शरीर लगातार दर्द में रहता था। पीठ दर्द, गर्दन दर्द और सिर दर्द उसके दैनिक साथी बन गए थे। उसकी एकाग्रता कम होने लगी। जहां पहले वो घंटों बिना रुके काम कर सकता था, अब उसे हर कुछ मिनट में ब्रेक की जरूरत पड़ती थी। वो अक्सर चिड़चिड़ा रहता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और उसके दोस्तों और परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण होने लगे थे। सबसे बुरा यह था कि उसकी मानसिक स्पष्टता धूमिल हो रही थी। वो अक्सर महत्वपूर्ण विवरण भूल जाता था, कोड में गलतियां करता था और रचनात्मक समाधान खोजने की उसकी क्षमता कम हो गई थी। उसके ग्राहक, जो पहले उसकी प्रतिभा के लिए तरसते थे, अब उसकी अविश्वसनीयता और अनिश्चित मिजाज से परेशान होने लगे थे। उसके सहकर्मी उससे बात करने से कतराने लगे
क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वो कब भड़क उठेगा। अर्जुन को लगने लगा था कि वो एक दलदल में फंस गया है, जहां वह जितना अधिक काम करने की कोशिश करता है, उतना ही गहरा धंसता जाता है। एक दिन एक महत्वपूर्ण परियोजना के दौरान अर्जुन पूरी तरह से टूट गया। लगातार कई रातों तक नींद न आने और अत्यधिक तनाव के कारण वो अपने कंप्यूटर के सामने बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि वो अत्यधिक थकान और तनाव से पीड़ित है। डॉक्टर ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारा शरीर और मन तुम्हारी मशीनें नहीं हैं, वे तुम्हारे मंदिर हैं। यदि तुम उनकी देखभाल नहीं करोगे तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। ये घटना अर्जुन के लिए एक वेकअप कॉल थी। अस्पताल में रहते हुए उसके पास सोचने के लिए बहुत समय था। उसने महसूस किया कि उसकी सारी सफलता, सारे पैसे और सारी पहचान व्यर्थ थी यदि उसके पास उसे जीने के लिए स्वास्थ्य ही न हो। उसने देखा कि उसके सहकर्मी और ग्राहक अब उसकी प्रतिभा के लिए नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति और उसके अस्थिर व्यवहार के लिए तरस रहे थे। वे तरस रहे थे कि वो वापस सामान्य हो जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपनी नींद को प्राथमिकता दी। उसने एक निश्चित समय पर सोने और जागने का नियम बनाया, भले ही उसे लगे कि काम अधूरा है। उसने अपने सोने के कमरे को एक शांत और आरामदायक जगह बनाया। फिर उसने व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। शुरुआत में वो केवल 15 से 20 मिनट के लिए टहलने जाता था। धीरे धीरे उसने इसे बढ़ाकर 30 मिनट की तेज चाल और फिर हल्के जॉगिंग तक पहुंचाया। उसने योग और ध्यान का अभ्यास करना भी शुरू किया। सुबह 10 मिनट का ध्यान उसे दिन भर केंद्रित रहने में मदद करता था, और शाम को 10 मिनट का ध्यान उसे तनाव से मुक्ति दिलाता था। उसने अपने भोजन की आदतों में भी सुधार किया। उसने जंक फूड और प्रोसेस्ड भोजन को छोड़ दिया और ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन को अपने आहार में शामिल किया। उसने पर्याप्त पानी पीना शुरू किया और कॉफी की खपत कम कर दी। ये सब आसान नहीं था। कई बार उसे काम के दबाव के कारण अपने नए नियमों को तोड़ने का मन करता था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि ये उसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ फिर से जुड़ना शुरू किया, उनके साथ समय बिताया और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक संबंधों के महत्व को समझा। कुछ महीनों के भीतर अर्जुन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। उसका शरीर अब दर्द में नहीं था और वो ऊर्जा से भरपूर महसूस करता था। उसकी एकाग्रता में भारी सुधार हुआ था और वो पहले से कहीं अधिक रचनात्मक और कुशल बन गया था। वो अब चिड़चिड़ा नहीं था, बल्कि शांत और धैर्यवान था। उसके काम की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। वो अब समय पर परियोजनाएं पूरी करता था और उसके कोड में शायद ही कोई गलती होती थी। वो अब समस्याओं को अधिक स्पष्टता से देख सकता था और अभिनव समाधान प्रदान कर सकता था। उसके ग्राहक उसकी विश्वसनीयता और उसके शांत, केंद्रित दृष्टिकोण से प्रभावित थे। उसके सहकर्मी, जो पहले उससे दूर रहते थे, अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। वे पूछते थे, अर्जुन, तुम ये सब कैसे करते हो? तुम हमेशा इतने शांत और ऊर्जावान कैसे रहते हो? अर्जुन ने उन्हें अपनी कहानी बताई, कैसे उसने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर अपने जीवन को बदल दिया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सच्ची उत्पादकता और सफलता की कुंजी है। लोग अब उसकी सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली, उसकी ऊर्जा और उसके मानसिक संतुलन के लिए तरसते थे। वे चाहते थे कि उनके पास भी अर्जुन जैसी जीवन शक्ति और शांति हो। वे उससे टिप्स मांगते थे, उससे पूछते थे कि वो कैसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करता है और कैसे वो तनाव से निपटता है। अर्जुन अब सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं था, वो एक रोल मॉडल था।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने साबित कर दिया था कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक कल्याण में निहित है। उसकी उपस्थिति अब सिर्फ एक इंजीनियर की नहीं थी, ये संतुलन, ऊर्जा और स्थायी सफलता की उपस्थिति थी। लोग उसकी सलाह के लिए तरसते थे, न केवल तकनीकी समस्याओं के लिए बल्कि जीवन को संतुलित और प्रभावी ढंग से जीने के तरीके के लिए भी। अर्जुन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना सिर्फ एक विकल्प नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है। यह हमारे जीवन के हर पहलू की नींव है। जब हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा, अपनी एकाग्रता, अपनी रचनात्मकता और अंततः अपनी सफलता को खतरे में डालते हैं। लेकिन जब हम अपने शरीर और मन को पोषण देते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। इसमें अनुशासन, धैर्य और अपने प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका प्रतिफल अमूल्य है। जब आप एक स्वस्थ शरीर और शांत मन के साथ काम करते हैं तो आप अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक लचीले होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। आपकी ऊर्जा और आपका धैर्य दूसरों को प्रेरित करता है और आपकी स्थिरता आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए लोग तरसते हैं। वे आपकी जीवन शैली, आपकी शांति और आपकी क्षमता के लिए तरसते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आपने वो संतुलन पा लिया है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाएं। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखें। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो लोग आपकी ताकत और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करेंगे। ये बिंदु इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हमारी आंतरिक शक्ति और स्वयं पर विश्वास हमें दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना सकता है। अक्सर हम अनजाने में दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, चाहे वो निर्णय लेने के लिए हो, समस्याओं को हल करने के लिए हो या भावनात्मक समर्थन के लिए हो। ये निर्भरता हमें कमजोर और अनिश्चित बना सकती है, जिससे हमारी पूरी क्षमता बाधित होती है। इसके विपरीत, जब हम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानते हैं, उन पर भरोसा करना सीखते हैं और अपने दम पर चुनौतियों का सामना करने का साहस करते हैं, तो हम एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो अटल है। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों की मदद न लें, बल्कि यह है कि हम अपनी नींव इतनी मजबूत बना लें कि हम दूसरों के सहारे के बिना भी खड़े रह सकें। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं और अपनी राह खुद बनाते हैं, तो आपकी ये दृढ़ता और आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करता है। वे आपकी ताकत, आपके साहस और आपके स्वतंत्र विचारों की प्रशंसा करते हैं। वे आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी चुनौतियों का सामना करने की दृढ़ता और आपकी आत्मनिर्भरता के लिए तरसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी परिस्थिति में रास्ता खोज सकता है। एक हलचल भरे शहर में, जहां स्टार्टअप्स की दुनिया में हर कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, आर्यन नाम का एक युवा उद्यमी था। आर्यन के पास एक शानदार विचार था, एक ऐसा ऐप जो छोटे व्यवसायों को अपने ग्राहकों से सीधे जुड़ने में मदद करेगा। वो तकनीकी रूप से बहुत प्रतिभाशाली था और उसके पास अपने विचार को हकीकत में बदलने की पूरी क्षमता थी। लेकिन आर्यन की एक बड़ी कमजोरी थी। वो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था और हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहता था। उसका एक मार्गदर्शक था, समीर, जो एक अनुभवी उद्यमी था। समीर आर्यन के लिए एक चट्टान की तरह था। हर समस्या के लिए समाधान, हर संदेह के लिए स्पष्टता। आर्यन अपने ऐप के हर मॉड्यूल के डिजाइन से लेकर मार्केटिंग रणनीति तक हर चीज के लिए समीर की सलाह लेता था। वो कभी भी अकेले कोई बड़ा कदम नहीं उठाता था, हमेशा समीर की मंजूरी का इंतजार करता था। उसके सहकर्मी और निवेशक उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते थे, लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर अक्सर सवाल उठाते थे। वे उसे समीर की परछाई कहते थे
एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी बाहरी समर्थन के आगे नहीं बढ़ सकता। शुरुआत में यह व्यवस्था ठीक काम करती थी। समीर के मार्गदर्शन में आर्यन का स्टार्टअप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन आर्यन को अंदर ही अंदर पता था कि वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। वो अक्सर महत्वपूर्ण बैठकों में चुप रहता था, अपने विचारों को व्यक्त करने से डरता था, और अगर समीर वहां नहीं होता तो वो पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता था। उसकी निर्भरता ने उसे एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर रखा था। एक दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। समीर को एक गंभीर पारिवारिक आपातकाल के कारण अचानक शहर छोड़ना पड़ा। वो अनिश्चित काल के लिए अनुपलब्ध हो गया और आर्यन को अपने स्टार्टअप की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में लेनी पड़ी। ये आर्यन के लिए एक सदमा था। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक महत्वपूर्ण निवेशक बैठक अगले सप्ताह होने वाली थी और उसे अकेले ही कंपनी का प्रतिनिधित्व करना था। आर्यन घबरा गया। उसने कभी भी अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। उसने अपने सहकर्मियों से मदद मांगी, लेकिन वे भी समीर की अनुपस्थिति से परेशान थे। उसने अपने पुराने नोट्स पलटे, समीर की सलाह को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वो एक अंधेरी सुरंग में भटक रहा है। पहले कुछ दिन उसके लिए बेहद मुश्किल थे। वो अनिर्णायक था, हर छोटी चीज पर अटक जाता था, और उसके आत्मविश्वास की कमी उसके काम में साफ झलक रही थी। उसकी टीम भी चिंतित थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें रास्ता दिखा सके। एक रात जब वो अपने कार्यालय में अकेला बैठा था, तो उसने समीर के आखिरी शब्दों को याद किया। आर्यन, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें सफल होने के लिए चाहिए। तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना सीखना है। इन शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वो कब तक दूसरों पर निर्भर रहेगा। ये उसका विचार था, उसका सपना था, और उसे इसे खुद ही पूरा करना था। उस रात आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद को चुनौती दी कि वो अब से हर फैसले के लिए खुद पर भरोसा करेगा। उसने सबसे पहले निवेशक बैठक की तैयारी शुरू की। उसने घंटों शोध किया, अपने ऐप के हर पहलू को गहराई से समझा और संभावित सवालों के जवाब तैयार किए। उसने अपनी प्रस्तुति को बार बार अभ्यास किया, अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाने की कोशिश की। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम अकेले हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम एक साथ काम करेंगे और हम इसे सफल बनाएंगे। जब निवेशक बैठक का दिन आया तो आर्यन घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने आत्मविश्वास से अपनी प्रस्तुति दी, निवेशकों के सवालों का जवाब दिया और अपने ऐप के भविष्य के बारे में अपनी दृष्टि साझा की। उसने अपने विचारों को दृढ़ता से रखा, और जब एक निवेशक ने उसके एक विचार पर सवाल उठाया तो उसने आत्मविश्वास से उसका बचाव किया, अपने तर्क और डेटा के साथ। बैठक के अंत में निवेशकों ने प्रभावित होकर उसके स्टार्टअप में निवेश करने का फैसला किया। ये आर्यन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस सफलता ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि वो सक्षम था, कि उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। उसने छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत की और धीरे धीरे बड़े और अधिक जटिल निर्णयों की ओर बढ़ा। जब भी कोई समस्या आती तो वो सबसे पहले खुद ही उसका समाधान खोजने की कोशिश करता था, बजाय इसके कि वो तुरंत किसी और से मदद मांगे। उसने नई चीजें सीखी, नए कौशल विकसित किए और अपने ज्ञान के आधार को मजबूत किया। उसने अपनी टीम को भी सशक्त बनाना शुरू किया, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी और उनकी क्षमताओं पर भरोसा किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने दम पर समस्याओं को हल करना है और कैसे खुद पर भरोसा करना है। वो अब एक ऐसा नेता था जो दूसरों को प्रेरित करता था, न कि केवल उनका मार्गदर्शन करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन का स्टार्टअप फलने फूलने लगा। उसका ऐप सफल हुआ और उसकी कंपनी तेजी से बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आर्यन के व्यक्तित्व में आया था।
वो अनिश्चित युवा नहीं था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसकी आवाज में अधिकार था। वो अब किसी की परछाई नहीं था, वो खुद एक प्रकाश स्तंभ था। लोग अब आर्यन की ताकत और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते थे। उसके सहकर्मी और निवेशक, जो कभी उसे समीर की परछाई कहते थे, अब उसे एक दूरदर्शी नेता मानते थे। जब कोई मुश्किल फैसला लेना होता था तो वे आर्यन के पास आते थे, ये जानते हुए कि वो एक स्पष्ट और दृढ़ निर्णय लेगा। जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता था तो वे आर्यन को नेतृत्व करने के लिए कहते थे, ये जानते हुए कि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा करेगा। वे उसकी आत्मनिर्भरता, उसकी हिम्मत और उसकी क्षमता के लिए तरसते थे कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और उसमें से रास्ता निकाल सकता है। उसके पुराने दोस्त, जो कभी उसकी निर्भरता पर मुस्कुराते थे, अब उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से प्रेरित थे। वे उससे पूछते थे, आर्यन, तुम इतने मजबूत कैसे बन गए? तुम इतने आत्मविश्वास से भरे कैसे रहते हो? आर्यन उन्हें अपनी कहानी बताता, कैसे उसने खुद पर भरोसा करना सीखा और कैसे उसने अपनी आंतरिक शक्ति को खोजा। आर्यन अब सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं था, वो एक प्रेरणा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने साबित कर दिया था कि सच्ची शक्ति दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और अपनी राह खुद बनाने में है। उसकी उपस्थिति अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये दृढ़ता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की उपस्थिति थी। लोग उसकी सलाह के लिए तरसते थे, न केवल व्यावसायिक मामलों के लिए, बल्कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने और खुद पर भरोसा करने के तरीके के लिए भी। आर्यन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाना हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर निहित है और हमें उसे खोजने और उस पर भरोसा करने का साहस करना चाहिए। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। इसमें खुद को चुनौती देना, गलतियों से सीखना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शामिल है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो हम न केवल अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। हमारी दृढ़ता, हमारा आत्मविश्वास और हमारी आत्मनिर्भरता दूसरों को प्रभावित करती है। वे हमारी ताकत, हमारे साहस और हमारी निर्णय लेने की क्षमता के लिए तरसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं और उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए अपने आप से पूछें, मैं आज कौन सा निर्णय अकेले ले सकता हूं? मैं अपनी क्षमताओं पर कैसे अधिक भरोसा कर सकता हूं? मैं अपनी आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ा सकता हूं, ताकि लोग मेरी ताकत और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करें और उसके लिए तरसे? सकारात्मकता और कृतज्ञता अपनाएं। शिकायत करने के बजाय जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। कृतज्ञता व्यक्त करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। ये बिंदु इस शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है कि हमारी आंतरिक अवस्था, हमारा दृष्टिकोण और हमारी भावनाएं न केवल हमारे अपने जीवन को आकार देती है, बल्कि ये भी निर्धारित करती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं और हमारे प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां शिकायतें और नकारात्मकता अक्सर हावी रहती है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और कृतज्ञता से भरा हृदय एक दुर्लभ और मूल्यवान गुण बन जाता है। जब आप लगातार शिकायत करते हैं, तो आप अपने आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना लेते हैं, जिससे लोग दूर भागते हैं। इसके विपरीत, जब आप जीवन के प्रति आशावादी होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान से पेश आते हैं, तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। ये दूसरों को ऊपर उठाती है और उन्हें आपके पास खींचती है।
लोग आपकी शांति, आपकी खुशी और आपकी प्रेरणा के लिए तरसते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक ऐसी दुनिया का अनुभव कराते हैं जहां आशा और संभावनाएं हैं, जहां हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। वे आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा से रिचार्ज होना चाहते हैं और आपकी सकारात्मकता का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक बड़े कॉरपोरेट कार्यालय में, जहां कांच और स्टील की दीवारें आसमान छूती थी, प्रिया नाम की एक युवा पेशेवर काम करती थी। प्रिया अपने काम में बहुत कुशल थी। उसके पास तेज दिमाग था और वो समस्याओं को सुलझाने में माहिर थी। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, वो लगातार शिकायत करती थी। चाहे वो सुबह की ट्रैफिक हो, काम का दबाव हो, सहकर्मियों का व्यवहार हो या मौसम हो, प्रिया को हर चीज में कुछ न कुछ नकारात्मक मिल ही जाता था। प्रिया की नकारात्मकता उसके आसपास एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती थी। उसके सहकर्मी उससे दूर रहते थे, लंच ब्रेक में उसके साथ बैठने से कतराते थे और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उसके साथ काम करने से बचते थे। उसके प्रबंधक उसकी दक्षता को पहचानते थे, लेकिन उसकी शिकायत करने की आदत से परेशान थे। उसे कभी भी टीम लीडर या किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, क्योंकि उसकी नकारात्मकता पूरी टीम का मनोबल गिरा सकती थी। प्रिया खुद को अकेला और गलत समझा हुआ महसूस करती थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है और कोई भी उसे समझता नहीं है। वो अक्सर सोचती थी कि क्यों लोग उससे दूर भागते हैं, जबकि वह तो बस सच बोल रही थी। एक दिन कंपनी ने एक नई पहल शुरू की, वेलनेस वीक। इस दौरान विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें से एक माइंडफुलनेस और कृतज्ञता पर थी। प्रिया ने अनिच्छा से इसमें भाग लिया, ये सोचकर कि ये सब बकवास है। कार्यशाला का नेतृत्व एक शांत और मुस्कुराती हुई महिला मीरा ने किया, जो कंपनी की एक पूर्व कर्मचारी थी और अब एक वेलनेस कोच बन गई थी। मीरा ने अपने जीवन की कहानी साझा की, कैसे वो भी कभी एक शिकायत करने वाली व्यक्ति थी और कैसे कृतज्ञता और सकारात्मकता ने उसके जीवन को बदल दिया। मीरा ने एक अभ्यास करवाया, हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। प्रिया ने आंखें घुमाई। उसे लगा कि उसके पास कृतज्ञ होने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने मीरा के कहने पर अनिच्छा से एक नोटबुक निकाली। पहले दिन उसने लिखा, मैं जीवित हूं, मेरे पास नौकरी है, आज बारिश नहीं हुई। ये बहुत ही साधारण चीजें थी, लेकिन ये शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों तक प्रिया ने इस अभ्यास को जारी रखा। शुरुआत में ये एक बोझ जैसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे छोटी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता महसूस होने लगी। सुबह की कॉफी की सुगंध, एक सहकर्मी की मदद, सूरज की रोशनी जो उसकी खिड़की से आती थी। जैसे जैसे वो कृतज्ञता व्यक्त करती गई, उसने अपने दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। उसने मीरा की एक और सलाह पर ध्यान दिया, शिकायत करने के बजाय समाधान खोजे। जब भी उसे कोई समस्या दिखती, तो वो तुरंत शिकायत करने के बजाय ये सोचने की कोशिश करती कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उसने अपने सहकर्मियों के साथ अधिक दयालुता से व्यवहार करना शुरू किया। उसने उन्हें मुस्कुराकर अभिवादन किया, उनकी मदद की पेशकश की और उनकी छोटी छोटी सफलताओं पर बधाई दी। उसने अपनी नकारात्मक टिप्पणियों को सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बदलने की कोशिश की। यदि कोई परियोजना मुश्किल लगती, तो वो ये कहने के बजाय कि ये असंभव है, कहती, ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। ये परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। कई बार उसकी पुरानी आदतें हावी हो जाती थी और वो खुद को शिकायत करते हुए पाती थी, लेकिन हर बार वो खुद को रोकती, अपनी गलती स्वीकार करती और अपने दृष्टिकोण को फिर से सकारात्मक करती। उसके सहकर्मी शुरुआत में हैरान थे। उन्हें लगा कि प्रिया नाटक कर रही है या शायद बीमार है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने देखा कि ये एक वास्तविक परिवर्तन था। प्रिया की सकारात्मक ऊर्जा
संक्रामक होने लगी। जब वो मुस्कुराती थी तो दूसरे भी मुस्कुराते थे। जब वो कृतज्ञता व्यक्त करती थी तो दूसरे भी अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान देने लगते थे। जब वो समाधानों की बात करती थी तो दूसरे भी समस्याओं के बजाय अवसरों को देखने लगते थे। धीरे धीरे उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। उसके सहकर्मी अब लंच ब्रेक में उसके साथ बैठने लगे। वे उससे सलाह मांगने लगे, न केवल काम के बारे में बल्कि जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटना है इसके बारे में भी। उसके प्रबंधक ने उसे एक महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व करने का अवसर दिया। ये देखकर कि उसकी सकारात्मकता और समस्या समाधान का दृष्टिकोण टीम के लिए कितना मूल्यवान था। प्रिया ने उस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और उसकी टीम ने उसके नेतृत्व की प्रशंसा की। प्रिया अब वो अकेली और गलत समझी हुई व्यक्ति नहीं थी। वो अब कंपनी में एक सम्मानित और प्रिय सदस्य थी। लोग उसकी ऊर्जा, उसकी शांति और उसकी प्रेरणा के लिए तरसते थे। जब भी कोई नकारात्मक स्थिति आती तो लोग प्रिया की ओर देखते, ये जानते हुए कि वो उसमें भी कुछ सकारात्मक खोज लेगी। जब कोई निराश होता तो वे प्रिया के पास आते, ये जानते हुए कि वो उन्हें ऊपर उठाएगी और उन्हें आशा देगी। वे उसकी उपस्थिति में रहना चाहते थे, उसकी सकारात्मकता से रिचार्ज होना चाहते थे और उसकी खुशी का हिस्सा बनना चाहते थे। उसके पुराने दोस्त जो कभी उसकी नकारात्मकता से दूर भागते थे, अब उसके पास आते थे, ये जानने के लिए कि उसने खुद को कैसे बदल दिया। वे उससे पूछते थे, प्रिया, तुम इतनी सकारात्मक कैसे रहती हो? तुम्हें कभी भी शिकायत करते हुए नहीं देखा जाता। प्रिया उन्हें अपनी कहानी बताती, कैसे उसने कृतज्ञता और सकारात्मकता को अपनाया और कैसे इसने उसके जीवन को बदल दिया। प्रिया अब सिर्फ एक सफल पेशेवर नहीं थी, वो एक प्रकाश स्तंभ थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने साबित कर दिया था कि हमारी आंतरिक अवस्था ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी उपस्थिति अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये आशा, खुशी और अदम्य सकारात्मकता की उपस्थिति थी। लोग उसकी सलाह के लिए तरसते थे, न केवल व्यावसायिक चुनौतियों के लिए बल्कि जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीने के तरीके के लिए भी। प्रिया की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सकारात्मकता और कृतज्ञता अपनाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को बदलने और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये हमें सिखाती है कि शिकायत करने से हम खुद को और दूसरों को नीचे गिराते हैं, जबकि कृतज्ञता व्यक्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को ऊपर उठाते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। इसमें सचेत प्रयास, आत्मचिंतन और अपनी आदतों को बदलने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका प्रतिफल अमूल्य है। जब आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो दूसरों को आपकी ओर खींचती है। आपकी शांति, आपकी खुशी और आपकी प्रेरणा दूसरों को प्रभावित करती है। वे आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा से रिचार्ज होना चाहते हैं और आपकी सकारात्मकता का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे आपकी जीवन शैली, आपकी शांति और आपकी क्षमता के लिए तरसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपने वो संतुलन और खुशी पाली है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। अपने जुनून को पूरा करें और सफल हो। उस काम को करें जिसमें आपको खुशी मिलती है और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करें। जब आप अपने जुनून को जीते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो आपकी सफलता और चमक दूसरों को प्रेरित करेगी और वे आपकी उपस्थिति के लिए तरसेंगे। उसने उन्हें सिखाया कि जुनून को जीना ही सबसे बड़ी सफलता है और जब आप ऐसा करते हैं तो उत्कृष्टता और पहचान अपने आप आती है। मीरा अब सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने साबित कर दिया था कि जब आप अपने जुनून को जीते हैं तो आप न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। उसकी उपस्थिति
अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। ये उद्देश्य, खुशी और अदम्य रचनात्मकता की उपस्थिति थी। लोग उसकी सलाह के लिए तरसते थे, न केवल कला के बारे में, बल्कि जीवन में अपने सच्चे रास्ते को खोजने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के तरीके के लिए भी। मीरा की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अपने जुनून को पूरा करना और उसमें सफल होना हमारे जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि ला सकता है। यह हमें सिखाती है कि सामाजिक अपेक्षाओं या बाहरी दबावों के आगे झुकने के बजाय हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए और उस काम को करना चाहिए जो हमारी आत्मा को पोषण देता है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है। इसमें साहस, धैर्य, अथक प्रयास और असफलताओं से सीखने की क्षमता की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका प्रतिफल अमूल्य है। जब आप अपने जुनून को जीते हैं और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तो आप एक ऐसी चमक बिखेरते हैं जो दूसरों को प्रेरित करती है। आपकी खुशी, आपकी पूर्ति और आपके जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करता है। वे आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा से रिचार्ज होना चाहते हैं और आपकी प्रेरणा का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे आपकी जीवन शैली, आपकी शांति और आपकी क्षमता के लिए तरसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपने वो दुर्लभ खजाना पा लिया है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। एक ऐसा जीवन जो उद्देश्यपूर्ण और पूरी तरह से जिया गया है।